बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉमन लाइफ में इंटरफेरेंस हमें बहुत फील नहीं होती। ये तो पता चलता है कि एक से ज्यादा साउंड मिलकर लाउड हो जाती हैं, लेकिन इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, तो मतलब कॉमन लाइफ में ये नहीं फील होता कि दो लाइट्स मिलकर कैंसल आउट भी हो रही हो। उसकी रीजन ये होती है कि जो लाइट्स कॉमन लाइफ में हम यूज करते हैं वो एक नहीं, उसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो उनमें अगर एक आधी कैंसिल भी होती है तो हमें बाकी इतनी ज्यादा लाइट्स की मौजूदगी में, बाकी फ्रीक्वेंसीज की मौजूदगी में, हमें वो पता नहीं चलता कि वाकई वो कैंसिल आउट हुई भी है कि नहीं। जैसे एक बहुत बड़ी क्लास में से 100+ बच्चे हैं, तो अगर दो तीन बच्चे एब्सेंट भी हो जाए तो क्लास को फर्क नहीं पड़ता है ना। वैसे बिफोर वी मूव ऑन, एक इंटरेस्टिंग चीज, आप लोगों ने फील किया कि कहीं वाटर पे ऑयल गिर जाए तो ऑयल वाटर की सरफेस के ऊपर हमें रेनबो पैटर्न नजर आता है। अ, यही पैटर्न हमें नजर आता है पीकॉक के फैदर्स। पीकॉक के वो बेचे भी जाते हैं, पर बहुत प्यारे से डिजाइन होता है, तो उसमें हमें रेनबो और कलर के शेड्स नजर आते हैं। इसके अलावा कोई जेन्युइन बुक है या जेन्युइन प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, जो हम साइड चेंज करें तो कलर चेंज होते हैं। ऐसा एक और जगह पर भी होता है, कहाँ? करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स है ना, आपके पास कोई 5,000 वाला, 1,000 वाले नोट है, तो आप उनमें नोट करना के करेंसी नोट को अगर आप थोड़ा सा टर्न करते हो तो आपको ना उसमें उसमें जो बना हुआ झंडा या फ्लैग है उसमें कलर चेंज नजर आएंगे। ये उसके जेन्युइन होने की निशानी भी। बेटा उन सब की रीजन ये इंटरफेरेंस होता है। क्या कि जब आप किसी खास एंगल पर ट्विस्ट करते हो ना, तो वहां अगर वो ग्रीन वाला कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, तो वो ग्रीन कलर हमें नजर नहीं आता, तो बाकी के कलर्स जो व्हाइट लाइट के वो मिलकर एक डिफरेंट कलर क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा एंगल पोजीशन चेंज करते हैं तो लेट से ब्लू वाला कलर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, यानी ब्लू गायब हो जाता है। तो उसके गायब होने से तो बाकी कलर्स उसके कॉम्बिनेशन से एक कलर मिक्सचर डिफरेंट नजर आता है। तो बेटा वो इंटरफेरेंस इज द रीजन, राइट? क्लियर? अच्छा जी, आज हम पढ़ने लगे हैं इसकी एक्सटेंशन कि अगर हम चाहते हैं कि इंटरफेरेंस को बहुत प्रोमिनेंटली हम उसको ऑब्जर्व करें, तो उसकी एक कंडीशन है जिसे हम कोहेरेंस कहते हैं। और व्हेन टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट, कि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, और एम्पलीट्यूड भी सेम हो, वन सेम फ्रीक्वेंसी, और उनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने लगा, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये आज ज्यादा क्लियर होगा। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बाय यूजिंग डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन स्प्रेडिंग, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था, ओ लेवल में भी पढ़ा था। तो बेटा वो एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब समझ लें कि हमारे 30% क्वेश्चन इस चैप्टर के पास पेपर के इससे रिलेटेड होंगे। अच्छा जी, यंग साइंटिस्ट का नाम है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? बेटा जी, इसमें दो स्लिट्स यूज हो रही हैं, और उसके पीछे एक स्लिट भी है, और हम ये पहले लाइट के साथ करने लगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लाइट के साथ भी, साउंड के साथ भी, माइक्रोवेव में, वाटर वेव में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाइट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है? हम सबसे पहले, ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट, ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक कलर और एक फ्रीक्वेंसी हो, राइट? ये हम कल डिस्कस कर भी रहे थे कि जो इंटरफेरेंस है उसको अगर हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सिंगल फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। तो बेटा हम एक ऐसा बल्ब लें जो मोनोक्रोमेटिक हो, जिसमें एक ही कलर हो। जैसे वो मैंने बताया था, ये जो स्ट्रीट लाइट्स ऑन या ऑफ होते वक्त ऑरेंज हो जाती हैं, वो सोडियम वेपर्स लाइट कहते हैं उन्हें। उनमें सोडियम के वेपर्स यूज होते हैं और उनकी लाइट प्योर ऑरेंज होती है। मतलब आप नॉर्मल लाइट को प्रिज्म में से गुजारोगे तो 7 कलर्स बनते हैं ना,
लेकिन उनको पास करोगे वो जो ऑरेंज लाइट है वो ऑरेंज ही रहेगी प्रिज्म में से, यानी उसमें एक ही कलर होता है। तो मोनो मतलब वन, क्रोम कहते कलर, यानी एक कलर, एक हर कलर का मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट हर कलर की, यानी एक फ्रीक्वेंसी वाली लाइट वाला बल्ब हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसके सामने हम एक स्लिट रखते हैं। स्लिट होल का मतलब क्यों? तो एग्जाम में आया कि वाई वी आर यूजिंग दिस सिंगल स्लिट टू प्रोड्यूस कोहेरेंस। अब एक मतलब हम अपने लिए समझ लें। देखिए बेटा, जैसे कोई भी स्पीकर होता है उसके आगे हम एक छोटी सी कैप बना लेते हैं, तो उस कैप का फायदा क्या होता है? या कोई भी हम कार्ड ले लें और उस कार्ड को हम ये वाली शेप में इस तरह कर लें, ये वाली शेप की मैं बात कर रहा हूं। इससे क्या होता है कि जो हमारे मुंह से निकलेगी साउंड वो इधर को ही जाएगी, इधर को नहीं जाएगी, है ना, एक खास डायरेक्शन में। तो कोहिरेंस के लिए यूज करें। अच्छा, कोहिरेंस से यहां से वेव निकलेगी, लाइट वेव, उस हमने पढ़ा है डायफ्रेक्शन में स्लिट में से पास होकर स्प्रेड करती है ना, स्प्रेड करेगी। और आगे हमने दो स्लिट्स रखी हुई, दो स्लिट्स किस लिए? ताकि इन दोनों से निकलेगी जो वेव्स, तो वो दो वेव्स आपस में फैलते हुए क्या होंगी, कहीं मिल रही है ना, तो ये ज्वाइन होकर इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेरेंस, तो टू वेव्स, ये दो स्लिट्स हम क्यों यूज करें? टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। और यहां हो क्या रहा है? डायफ्रैक्शन के जरिए। बेटा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस यूजिंग डायफ्रैक्शन, राइट। होता क्या है कि जो सामने लगी हुई स्क्रीन है उस पर हमें पीछे से एक कलर की लाइट आ रही है, ये पैटर्न बना हुआ नजर आएगा। अब ये पैटर्न मतलब हमें ब्राइट और डार्क रेंज, ब्राइट का मतलब अब जो लाइट अगर हमने ऑरेंज कलर की यूज की तो सारे ये ऑरेंज, ये जो ब्राइट है ऑरेंज होंगे। और अगर हमने लाइट यूज की थी रेड कलर की तो ये सारे ब्राइट रेड, ब्लू है तो ब्लू, बीच में डार्क। यहां हमें क्लियर नजर आएगा कि कहीं लाइट कैंसिल भी हो रही है, ये एक पैटर्न बनेगा। और बड़ा क्लियर ऑब्जर्व होएगा कि क्लियर नजर आएगा कि यहाँ जहां डार्क है यहां लाइट्स कैंसल आउट हुई हैं, तो ये एक पैटर्न बनेगा। अब एक मिनट के लिए ठहरे, ये जो पैटर्न है ये स्टिल है, रुका हुआ होता है, हम बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को फिक्स रखने के लिए ताकि हम स्टडी कर सकें, उसके लिए ये वाला पॉइंट इज रिक्वायर्ड कि दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस मस्ट बी, उससे जो सामने पैटर्न बनेगा वो चेंज नहीं हो रहा होगा, क्लियर नजर आएगा ये कंस्ट्रक्टिव है ये डिस्ट्रक्टिव है। तो हम बड़े आराम से स्टडी, अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो जैसे पानी के अंदर वेव प्रोड्यूस होकर चलती जा रही होती है ना, मूव हो रही होती है, तो हम उनको स्टडी करने का मौका नहीं मिलता, इजी नहीं होता, राइट। तो बेटा, ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस से क्या होगा कि जो सामने पैटर्न बनेगा वो इस तरह होगा जिसमें हमें क्लियर नजर आएगा कि ये जितने भी डार्क लाइंस हैं, इन लाइंस को हम फ्रिंजेस कहते हैं। तो जितने भी डार्क फ्रिंजेस हैं दे रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इनको हम कहते हैं मिनीमास। मिनीमा क्यों? क्योंकि लाइट एक दूसरे को कैंसिल कर रही है ना यहां पर, राइट। और जितने भी, हर डार्क के साथ एक ब्राइट और ब्राइट के साथ फिर डार्क, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ये जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे इन लाइंस को फ्रिंजेस कहते हैं। फ्रिंजेस वेव्स के लिए भी यूज होता है, तो हम वेव पैटर्न को फ्रिंजेस कह रहे हैं। तो जो डार्क फ्रिंजेस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं मिनीमास। और जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं ये वहां जहां वेव्स आपस में ऐड हो रही, भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करके वह डार्क हिस्सा आ जाता है, लाइट कैंसिल हो रही, क्लियर नजर आ रहा है। और ब्राइट फ्रिंजेस है जहां वेव्स ऐड हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और क्योंकि यहाँ ऐड होकर रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो उन ब्राइट फ्रिंजेस को वी कॉल एज मैक्सिमास। तो ये मैक्सिमास और मिनिमास का जो पैटर्न होता है फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। दिस क्लियर शोज इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, और ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है।
अच्छा ये तो है अगर हम स्क्रीन को फ्रंट से देखें। अगर हम स्क्रीन को साइड से देखें तो साइड में तो हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि हम साइड व्यू देख रहे हैं। तो वहां फ्रंट की तरह हमें ये लाइन नजर नहीं आएगी। तो हम अपनी डेफिनेशन के लिए कि साइड से मैक्सिमा और मिनिमा में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो जहां भी मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ब्राइट है, वहां हम ये डॉट बना देते हैं, सर्कल छोटा सा। और जहां मिनिमास आ रहे होंगे वहां पर क्रॉस कर देंगे, राइट, कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब बेटा जी व्हाट हैपेंस कि यहाँ स्क्रीन पे हमें क्लियर वो मैक्सिमा मिनिमा नजर आएंगे। अब हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने लगे, मोर देन मे बी एट योर स्कूल। आपने इसे थोड़ा फोकस रखना है बेटा। यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। वो बातें क्या इंपॉर्टेंट हैं कि ये दोनों जो स्लिट्स हैं, डबल स्लिट से दो वेव्स आएंगी जो आपस में इंटरफेयर करेंगी, तो ये इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए यूज होती है डबल स्लिट। इन दोनों स्लिट्स के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है ना, दैट इज ए, उसे कहते हैं स्लिट सेपरेशन, स्मॉल ए। इट इज द सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ स्लिट्स। और डबल स्लिट से सामने स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, उसे हम कहते हैं डी से रिप्रेजेंट, राइट, उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इस पैटर्न है ना, जो हम यहां साइड में देख रहे हैं और ये उसका फ्रंट व्यू है, इसमें एक अरेंजमेंट है। वो क्या है कि अगर आप एक डार्क फ्रिंज के सेंटर से दूसरे डार्क फ्रिंज के सेंटर तक डिस्टेंस मेजर करें, तो एक ब्राइट के सेंटर से और दूसरी ब्राइट फ्रिंज के सेंटर में डिस्टेंस भी एग्जैक्ट उतना ही होता है। इस डिस्टेंस को वी कॉल एज फ्रिंज स्पेसिंग। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स। तो आप कोई भी एक डार्क से दूसरी डार्क तक, एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक का डिस्टेंस मेजर करें, वो इक्वल होगा और उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा जी ये इसी तरह यहां पर भी देखेंगे कि एक मैक्सिमा से लेकर अगले मैक्सिमा तक इट इज एक्स, एक मिनिमा से लेकर अगले मिनिमा तक दिस इज आल्सो सेड टू बी द एक्स। इसे हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। लेट अस मार्क हियर कि एक मैक्सिमा से उसके नेबरिंग मैक्सिमा तक, एक मिनिमा से उसके मिनी नेबरिंग मिनिमा तक, दिस डिस्टेंस इज सेम फॉर बोथ। उसको हम कहते हैं एक्स यानी फ्रिंज स्पेसिंग। अच्छा इसमें एक पैटर्न पहले, बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज आपने नोट करनी। ये दोनों स्लिट्स के बिल्कुल मिड में जो पॉइंट है, उसके सामने हम नोट करेंगे तो हमेशा हमें मैक्सिमम मिलेगा। दोनों स्लिट्स के बिल्कुल मिडल के सामने वाला जो पॉइंट है ना, वहां पर हमें हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? मैक्सिमा क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि जहां पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस सबसे पहला, वो पाथ डिफरेंस जीरो होगा या फेज डिफरेंस सबसे पहली पहली कंडीशन ये है। बाद में आता है वो मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, लेकिन सबसे पहला, असल में आपने गौर करना है कि ये जो पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल इन दोनों के मिड में मींस अगर कोई भी वेव इस स्लिट से इस पॉइंट तक आएगी और इस स्लिट से इस पॉइंट तक, दोनों को डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल कवर करना पड़ेगा। तो इनके डिस्टेंस कवर्ड में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं पाथ। तो पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पे दोनों के लिए जीरो होगा और पाथ डिफरेंस भी जीरो होगा और फेज डिफरेंस भी सेम पे सेम सिचुएशन में पहुंचेंगे, राइट। अच्छा अब ना एक मैक्सिमा के साथ होगा एक मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा।
तो एक जो बिल्कुल मिडल वाला मैक्सिमम है वहां पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों 0 है। अच्छा, अब एक मैक्सिमा के साथ मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और मिनिमा डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव की सबसे पहली सिचुएशन क्या होती डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कि जब उनमें पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, हाफ वेवलेंथ, और फेज डिफरेंस 1 पाई। तो नोट करना आप लोगों ने बेटा कि इस 0 के बाद जो पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहां तक वेव्स को पहुंचने में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, हाफ लैम्डा, और जो फेज डिफरेंस होगा वो 1 पाई, राइट। अच्छा, अब मिनिमा के बाद नेक्स्ट फिर एक मैक्सिमा है। तो बेटा 0 के बाद नेक्स्ट मैक्सिमा कब आता है, जरा फिर डेफिनेशन के ऊपर चले जाते हैं। 0 के बाद नेक्स्ट मैक्सिमा तब आता है जब फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, 1 वेवलेंथ। अब पाथ डिफरेंस 1 वेवलेंथ हो जाता है और फेज डिफरेंस 2 पाई। तो देखिएगा बेटा, सेम इज देयर। 0 के बाद नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा आता है जब पाथ डिफरेंस 1 वेवलेंथ और फेज डिफरेंस। अच्छा, यहाँ एक पैटर्न है, आप पैटर्न को फॉलो करो कि इधर से इधर आए हैं तो कितना चेंज आया, हाफ वेवलेंथ। उससे उससे अगली दफा भी, तो आप नोट करते जाओ कि इसी तरह कंटिन्यू करते, हाफ वेवलेंथ ऐड करते जाओ। यानी यहां से यहां हाफ वेवलेंथ ऐड किया, इसमें हाफ वेवलेंथ ऐड करोगे तो ये, उसमें हाफ वेवलेंथ। तो आप नोट करते जाओ, हाफ हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस आता जा रहा है। कैन यू फील दिस, है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इधर देखिए फेज डिफरेंस में, यहां से जू गए तो 1 पाई, इधर से भी इधर गए तो 1 पाई ना ईच टाइम। इसका मतलब 2 पाई के बाद 3 पाई। यानी विद ईच एवरी स्टेप फ्रॉम एवरी मैक्सिमा टू मिनिमा ऑनवर्ड्स, फेज में 1 पाई का डिफरेंस आ रहा है और पाथ डिफरेंस में हाफ वेव। सेम नीचे भी है, यानी मैक्स सेंटर वाले मैक्सिमा के बाद नेक्स्ट वही सेम, जितना पाथ डिफरेंस यहां था ना वही देखें यहां लिखा हुआ है ना। और फिर वही ईच स्टेप, अगर हम पाथ डिफरेंस देखा जाए तो हाफ वेवलेंथ ऐड हुआ, फिर हाफ वेवलेंथ ऐड हुआ, फिर हाफ, 1.5, 1.5 में हाफ ऐड हुआ थ्रू, फिर उसमें हाफ ऐड हो गया तो 2.5, उसमें हाफ ऐड हुआ तो 3, है ना। और अगर आप पाई में देखें, फेज में देखें तो 1 पाई, 2 पाई, 1 पाई इज एडिंग ईच टाइम, राइट। याद रहेगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अच्छा, तो इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक चीज हमने नोट की कि एक डार्क फ्रिंज से दूसरे डार्क फ्रिंज तक, सेंटर टू सेंटर, और एक ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से दूसरे ब्राइट फ्रिंज के सेंटर तक, नेबरिंग ब्राइट फ्रिंज सेंटर तक, जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। उसको वी कॉल एज फ्रिंज स्पेसिंग, एंड दिस फ्रिंज स्पेसिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस एक्स का एक फॉर्मूला होता है जो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। एक है स्लिट सेपरेशन, distance between the centers of two slits, and d is the distance between perpendicular distance, ये perpendicular का symbol है, perpendicular distance between the slits and the screen, और lambda wavelength। पहले हम इस फॉर्मूले का जरा पोस्टमार्टम करते हैं कि x इज इक्वल टू जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, ऊपर वाले के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और नीचे वाले के साथ क्या होता है, इनवर्स। तो सबसे पहले बेटा x का लैम्डा के साथ क्या प्रोपोर्शन होगा, अब इसका डिफरेंस क्या है। देखो, ये दो आपके पास डबल स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, आप पीछे एक मर्तबा ब्लू लाइट रखते हो डबल स्लिट्स के पीछे, और एक मर्तबा रेड रखते हो। ब्लू लाइट की फ्रिंजेस ये होंगी, क्लोज है,
यानी उनमें जो स्लिट सेपरेशन है वो रेड में विजिबली वो दूर दूर नजर आ रही। अच्छा, हमने और सब कुछ सेम था, दोनों स्लिट्स के दरमियान गैप भी, स्क्रीन का डिस्टेंस भी उतना ही है, लेकिन फर्क क्या है कि ब्लू वाली लाइट की वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती। तो क्योंकि फॉर्मूले में वेवलेंथ, हम वेवलेंथ की टर्म्स में बात करेंगे, तो बेटा ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती तो उसकी फ्रिंज स्पेसिंग भी, हालांकि उसी सेटअप में जब हमने रेड कलर यूज किया तो उसके फ्रिंजेस में ज्यादा गैप आया, यानी फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा होगी। क्या फर्क है रेड रेड का वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ ज्यादा होगा, फ्रिंज स्पेसिंग भी ज्यादा, वेवलेंथ कम तो फ्रिंज स्पेसिंग भी। क्लियर होगी ये बात। दूसरा, डी के साथ भी उसका क्या रिलेशन होगा ऊपर वाले के साथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब अब हम बाकी सब सेम रहते हैं। लेट्स से रेड लाइट ले ली, ये दो स्लिट्स है, ये स्क्रीन है। पहले स्क्रीन यहां थी और हमने पैटर्न बनाया तो हमें ये पैटर्न बना, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। हम इस स्क्रीन को थोड़ा दूर कर देते हैं, लाइट, बाकी स्लिट सेपरेशन सब कुछ रिमेन द रेड। तो अब हमें वही मैक्सिमा और मिनिमा में गैप पहले से, यानी डिस्टेंस को ज्यादा करे तो फ्रिंज स्पेसिंग भी। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा नहीं है पॉइंट। देखो आप ना कभी कोई प्रॉपर टॉर्च लो, मोबाइल वाली नहीं, प्रॉपर टॉर्च लाइट को अगर आप वॉल पे लगाए डालें लाइट को, तो आपको एक सर्कल सा बना हुआ नजर आता है ना। अच्छा, अगर आप टॉर्च को दूर करते जाओ तो क्या होता है, वो सर्कल बड़ा होता है ना। तो आपका ये दूर जाने का मतलब वही पैटर्न बड़ा होकर गैप आपको ज्यादा फील होता है, राइट। लेकिन हमने फॉर्मूला को भी टेस्टिफाई कर दिया, तो वाकई डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। डिस्टेंस ज्यादा करें तो फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है, राइट। अच्छा, नीचे वाले के साथ इनवर्स रिलेशन है, ए कहते हैं स्लिट सेपरेशन। देखिए हमारे पास ना दो स्लिट्स हैं ये, और दो स्लिट्स हैं ये, क्या फर्क है इन दोनों में, जो स्लिट सेपरेशन है ए वो कम है, इसमें स्लिट सेपरेशन। सेम लाइट, जब हम यहां रेड लाइट कोई भी कलर की लेने हो, उसका पैटर्न बनाते ये नजर आता है। वही लाइट जब इन दोनों स्लिट के जहां स्लिट सेपरेशन ज्यादा रखते हैं तो वो करीब बन जाती है, यानी स्लिट सेपरेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो ये हम क्या फील क्या करते हैं कि हम ए को डिक्रीज करते हैं तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज, फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम मिनिमास में गैप ज्यादा हो जाता है। और आप स्लिट सेपरेशन ए को इंक्रीज करते हो, ज्यादा करते हो, तो फ्रिंजेस बिल्कुल क्लोज हो जाती है, यानी फ्रिंज में जो सेपरेशन है, फ्रिंज स्पेसिंग वो कम हो जाती। क्लियर। तो ये हमने सिर्फ इस फॉर्मूले का मतलब समझा, राइट। अच्छा, अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्मूले का हमारा यूज क्या होगा, इस फॉर्मूले से फायदा क्या होगा, इसका असल एप्लीकेशन क्या है, वो आगे साथ लिखा हुआ है। बेटा ये प्रिंट स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है ना, ये इससे हम प्रिंट स्पेसिंग, एक ब्राइट से ब्राइट का गैप को हम स्क्रीन से मेजर कर लेंगे। डी तो हमने खुद रखा है स्क्रीन, वो भी हम रूलर से मेजर कर सकते हैं। स्लिट सेपरेशन, दो स्लिट के दरमियान गैप भी हम रूलर से मेजर कर सकते हैं। जो असल पॉइंट है इस फॉर्मूले से, एक्स डी ए तो हम खुद ही मेजर कर सकते हैं भाई, डी और ए तो हम अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं। ये लैम्डा फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेव का, वेवलेंथ। बेटा असल यूज है किसी भी लाइट का वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस, सिर्फ लाइट का नहीं। ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मैंने शुरू में क्लास के शुरू में भी बताया, इसमें एक अच्छा पॉइंट ये है कि ये दुनिया की हर टाइप की वेव पे अप्लाई होता है, ये सबके वेवलेंथ मेजर करने के काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने साउंड वेव की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है, इंटरफेरेंस करनी, तो उसके लिए दो स्लिट नहीं चाहिए, हमें दो स्पीकर चाहिए होंगे जिनसे दो
उसका एक बटन, गिटार है तो उसकी एक बार सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली होनी चाहिए। हमने स्पीकर्स रख दिए। अब साउंड नजर आती, तो क्या साउंड के लिए सामने स्क्रीन रखने का कोई फायदा होगा? नहीं। तो बेटा साउंड के लिए क्या करेंगे, हम ना स्क्रीन नहीं रखेंगे, साउंड का डिटेक्टर रख लेंगे। साउंड को डिटेक्ट कौन करता है? माइक्रोफोन। माइक, माइक का फुल नेम है। लेकिन माइक्रोफोन अपने मुंह से नहीं बताता, हमें तो फिजिक्स में मैयर भी करना है। तो मैयर करने के लिए माइक को हम कनेक्ट कर देंगे सीआरओ से। सीआरओ पे हमें उसके एम्पलीट्यूड नजर आएगा ना। और एक चीज मैं चाहता हूं आप उसको बहुत यूज टू हो जाए, जो A2 में बड़ी यूज होनी है, वो है डाटा लॉगर। डाटा लॉगर मतलब कोई ऐसी डिवाइस जो कोई भी डाटा है उसको वो उसकी कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट बता दे। सिंपल कंप्यूटर जो माइक के साथ कनेक्ट होगा और माइक के ऊपर जो भी रिजल्ट है वो उसका एम्पलीट्यूड मैयर करके उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड मैयर करना, तो वो डाटा लॉगर वो सारी कैलकुलेशन करके नंबर में भी बता देगा आपको। राइट, डिस्प्ले भी कर देगा और रिजल्ट भी निकाल देगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने साउंड के मामले में स्क्रीन नहीं लेनी, हमने माइक लेना है जो सीआरओ या डाटा लॉगर से कनेक्ट है। तो अब हम माइक को ना स्क्रीन की तरह ऊपर, जैसे स्क्रीन वर्टिकली सामने थी ना, यहाँ ऊपर, यहाँ स्क्रीन सामने रखी थी, हम माइक को ऊपर नीचे मूव करेंगे। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहीं साउंड लाउडेस्ट आएगी, जो लाउडेस्ट होगी वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमा, और कहीं साउंड बहुत ही फेंट या ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, वो रिप्रेजेंट करेगा मिनिमा। इस तरह मूव करेंगे, एक मैक्सिमा से एक मैक्सिमा तक जो गैप है उसे फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं, या एक मिनिमा से एक मिनिमा तक का गैप। राइट बेटा, वो हो जाएगा एक्स। अब दोनों स्पीकर्स के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे ए, स्लिट सेपरेशन। और स्पीकर के सेंटर से माइक तक का जो परपेंडिकुलर स्ट्रेट डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो स्क्रीन डिस्टेंस डी की तरह। तो हम अगेन यही फॉर्मूला यूज कर सकते जो हमने ऊपर यूज किया। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि वी कैन फाइंड द measure द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। क्लियर? अच्छा, अगर यही एक्सपेरिमेंट हमने किसी और तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से करने, मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनविजिबल है, लाइक इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स हो गया, तो उसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। उनके लिए स्पीकर्स नहीं, उनके सोर्सेज। सोर्सेज मतलब भाई आपके माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव उसके अंदर से ही आ रही है ना, उसके अंदर कोई डिवाइस लगी है, इसे क्लिस्ट्रॉन ट्यूब कहते हैं जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करती। तो बेटा इसका इसके अलावा आपका मोबाइल से रेडियो वेव जाती भी है और रेडियो वेव रिसीव भी होती है, तो आपके मोबाइल में भी डिवाइस लगी। यानी जिस भी वेव को हम ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं उसके सोर्सेज स्पीकर की जगह और रख दें बस। और दूसरा फर्क ये होगा कि साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हमने माइक है, लेकिन अगर माइक्रोवेव इंफ्रारेड है तो उनके डिटेक्ट करने के लिए सेंसर होते हैं। देखिए आपके रिमोट कंट्रोल में से माइक्रोवेव इंफ्रारेड रेज निकलती हैं तो आपके टेलीविजन में सेंसर होता है, उसे ख्वाब आता है कि हमने बटन दबाना है, चैनल, हम चैनल चेंज करना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर सेंसर होता है जो उस सिग्नल को सेंस करता है और आगे कंप्यूटर के डाटा लॉगर के साथ वो उसे रीड करके बताता है कि क्या करना है। इस सिग्नल का मतलब क्या है कि एसी के रिमोट में भी हम बटन दबाते हैं तो उसका एसी को पता चलता है हमने स्विंग ऑन करनी है, राइट लेफ्ट वाली स्विंग या अब वर्टिकल स्विंग ऑन करनी है, हमने टेम्परेचर लो हाई करना है, फैन की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो बेटा वो डाटा लॉगर यानी प्रोसेसर समझे सारा कुछ इसी में आ जाता है, कंप्यूटर जो उस डाटा को सेंस करेगा। तो हम क्या, इसका मतलब है कि अगर कोई इनविजिबल वेव है, इंफ्रारेड या माइक्रोवेव, तो जैसे साउंड के साथ क्या बिल्कुल वैसे ही करना है, बस फर्क ये होगा कि साउंड में स्पीकर्स की जगह उसके अपने सोर्सेज यूज कर लेंगे उस वेव के, और जो साउंड के लिए माइक जहां यूज किया था वहां हम उस
स्पेसिफिक वेव का उसको डिटेक्ट करने वाला सेंसर। तो ये बात ध्यान में रखें, चाहे माइक यूज करें या सेंसर, ये खुद नहीं बताते, ये इनसे रिजल्ट तब निकलेगा व्हेन दे विल बी कनेक्टेड विद आइदर विद सीआरओ या डाटा लॉगर इज मोर इंपॉर्टेंट। ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपको A2 में जाके पता चलेगा। क्लियर? और अगेन हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लास्ट चीज बट नॉट लीस्ट, वाटर में भी हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये इसकी रियल लाइफ पिक्चर है। ठीक है कि ये साइंटिस्ट ने ना, ये साइंटिस्ट है जो ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है, दो वेव्स। कैसे? उसने क्या किया कि एक ही स्टिक ली और उससे आगे दो ना टिप्स लगा दी। उसने ये दो टिप्स बॉल वाली नहीं, अलबत्ता कोई भी दो चीजें लगा दी, और एक ही स्टिक के साथ जोड़ने का मतलब क्या होगा? दोनों टिप्स एक ही स्टिक को ऊपर नीचे करेंगे, एक साथ ऊपर नीचे होंगी, ये क्या हो जाएंगी? कोहेरेंट हो जाएंगी। तो उसने ना उनको पानी में डिप किया, तो इधर से भी वेव सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस हुई, इधर भी। तो पैटर्न ये बना। अब ये पैटर्न क्या है? इस पैटर्न में देखें तो ये एक मैक्सिमा और एक मैक्सिमा के बीच में गैप क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, जहां जैसे कोई वेव है ही, ये लाइंस के बीच में गैप नजर आ रहा है ना, ये मिनिमास है और ये मैक्सिमास। राइट बेटा? तो उसमें जो पैटर्न बनेगा ना, हम क्या कर लें कि उस पैटर्न के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन कर लें। ये पैटर्न तो चलता ही जा रहा है, हम कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लें। राइट? तो जो गैप वाले हैं वो मिनिमा है, क्रॉस है, और जहां मैक्सिमा होगा वहां पर। अच्छा, वो हमें कैसे पता चलेगा? भाई जहां मैक्सिमम वाइब्रेशन है, जहां वाइब्रेशंस दोनों की मिलकर ऐड हो जाएंगी, वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेंगी। और जहां कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, वो मिनिमास। ये क्रॉस का मतलब यहां हमें नो या मिनिमम वाइब्रेशन मिलेगी, तो उनको हम मिनिमास कहेंगे। राइट? तो बेटा ये जो मिनिमास होंगे, ये वो पॉइंट्स होंगे जहां दे विल बी नो और मिनिमम वाइब्रेशन। तो दो मैक्सिमास या दो मिनिमास के दरमियान गैप को एक्स कहते हैं। दोनों टिप्स के दरमियान डिस्टेंस स्लिट सेपरेशन ए हो जाएगा। और इन टिप्स से लेकर उस जो भी लाइन हमने सपोज की थी जिसके ऊपर हम ये ले रहे हैं डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस को वी विल टेक एज डी। तो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला, लेकिन मेन पर्पस क्या होगा? वी कैन मेजर द wavelength of the water waves. Right? Clear? So beta, this is Young's double slit experiment almost in all types of waves. Right बेटा जी? अच्छा, यहां ना एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात, वो क्या है बेटा कि हमने ये पढ़ा कि एक ही वेव से, एक ही सोर्स से आने वाली लाइट को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दो स्लिट के हेल्प से, ताकि वो वेव बिल्कुल एक जैसी हो। एक जैसी वेव इंटरफेयर करें तो इंटरफेरेंस बड़ी क्लियर नजर आती है, वो एविडेंस है इसका यहाँ पर। तो ये दोनों वेव्स में ना जो इंटरफेरेंस होती है वो यहां हमें विजिबल नजर आती है। लेकिन अगर हम दो अलग अलग सोर्सेज ले लें और इन दोनों वेव्स में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दें। अब मैं पास्ट पेपर का एक पॉइंट बता रहा हूं। शुरू में ये दोनों वेव्स, ये इस सिचुएशन में जितनी अभी तक हमने डिस्कस की, ये दोनों इन फेज थी, क्योंकि एक ही जैसी वेव के दो हिस्से हुए ना, तो एग्जैक्टली ये एक जैसा पैटर्न आगे जा रहा था दोनों। और सेम सिचुएशन होने को कहते हैं इन फेज होना। ये दोनों सोर्सेज इन फेज थे। लेकिन अगर ये इन फेज नहीं है, जितने हमने एग्जाम्पल की थी उन सब में जितनी वेव थी, जितने सोर्सेज थे, जितनी स्लिट्स थी, उनमें से निकलने वाली वेव्स एक दूसरे के साथ क्या थी? इन फेज थी। तो इन फेज में जहां भी पाथ डिफरेंस एन लैम्डा और टू एन लैम्डा, टू एन पाई था फेज डिफरेंस,
इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां ओड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ये पॉइंट आप नोट कर लेना, एग्जाम में आया हुआ है, अगर वो दोनों सोर्सेस इन फेज ना हो, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो, 180 डिग्री कॉमन लाइफ में हम कहते हैं ऑपोजिट, उससे ये हो जाएगा फ्रिंजेस इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब फिर जहां मैक्सिमम होना था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगी। यानी ब्राइट की जगह डार्क और डार्क की जगह, मतलब जो डेफिनेशन हम करते थे पार डिफरेंस या फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वहां पर अब डिस्ट्रक्टिव आएगा। ठीक है, मिनिमा डार्क फ्रिंज। और जो डेफिनेशन हम करते थे डिस्ट्रक्टिव की, मिनिमा की, वहां अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमा आ जाएगा। राइट, क्लियर? तो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे, दे वर बेस्ड के जितने भी सोर्सेज हैं वो एक दूसरे के साथ इन फेज, लेकिन अगर वो इन फेज नहीं है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, बस यही दो सिचुएशन होंगी अभी आपके लेवल पे। तो 180 का आउट ऑफ फेज डिफरेंस होने से उन दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव्स अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो क्या रिजल्ट होगा? हमारे जो मैक्सिमा और मिनिमा बन जाएंगे, वो मिनिमा की जगह, तो यानी जिन पार डिफरेंस या फेज डिफरेंस पर मैक्सिमा आना था वहां अब मिनिमा, और जहां बेटा मिनिमा आना था, डिस्ट्रक्टिव होनी थी, वहां मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइट, क्लियर जी? एनी क्वेश्चन?